क्लास 12th के सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हमने जो सीरीज़ शुरू की थी उसमें 10वां अध्याय कंप्लीट कर लिया और 11वें अध्याय का हमने जो 11वां अध्याय उसको शुरू किया था। उसके नोट्स के अंदर जो थोड़े ही पेज हुए थे, 7 पेज हमने कंप्लीट कर लिए थे। और इससे आगे जो आज हम करते हैं उसके अंदर हमने ये देखा था अभी जो भी जीव और समष्टि यहाँ पे जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं उनकी परिभाषाएँ क्या होती है, जीव क्या होता है, उसके बाद इकोसिस्टम को हमने देखा था, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। और इसके बाद हमने ये देखा था अभी कोई भी समष्टि होती है उसके किस प्रकार से गणना करते हैं उसकी, उसमें निश्चित क्षेत्र के अंदर, निश्चित समय के अंदर इस प्रकार से उसकी गणना करते हैं। उसके बाद हमने ये देखा था अभी कोई भी समष्टि होती है, उसके गुण क्या-क्या होते हैं और वो जो गुण होते हैं, वो 4 प्रकार के हमने देखे थे। और उन्हीं गुणों के आधार पर आगे बढ़ते हुए हमने देखा था जैसे लिंगानुपात है, आयु वितरण है, उनके अंदर जो भी जन्म दर और मृत्यु दर है, इनको हमने देखा था। और उसके बाद आयु जो वितरण था, उसके आधार पर हमने ग्राफ देखे थे। और ग्राफ ये दर्शाते थे कि किस प्रकार से जो समष्टि है उसकी संख्या बढ़ेगी या घटेगी, स्थिर कब रहेगी, लगातार रूप से घटती कब जाएगी और बढ़ती कब जाएगी। वो सारा हमने डिटेल देख लिया था, उम्मीद है पूरा आपको समझ में भी आ गया होगा। उसमें ज़्यादा कुछ था भी नहीं, नॉर्मली थ्योरी वाला ही है वैसे तो। थोड़ा जो समझने वाला था वो कंप्लीट मैंने समझा भी दिया था। उसके बाद समष्टि वृद्धि हमने देखा था देखना है आज। अंतिम जो किया था हमने समष्टि घनत्व किया था। और अंतिम उदाहरण देखिए हमने घनत्व को ये देखा था कि कोई भी क्षेत्र के अंदर कोई जाति कितने क्षेत्र को कवर करती है, उसको हम क्या कहते हैं, उस जाति का समष्टि घनत्व कहते हैं। उदाहरण भी मैंने दिया था एक कैनोपी बरगद के पेड़ वाला और उसके आवास के पास ही उगने वाले गाजर के जो घास होते हैं उनका। इसके अंदर मैंने देखा था भी कैनोपी जो बरगद का वृक्ष है वो तो विशालकाय है, बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल को घेरता है। और गाजर के जो घास है हालाँकि संख्या में वो ज़्यादा हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, लेकिन वो थोड़े क्षेत्र को घेरते हैं। तो वहाँ पे अगर घनत्व की बात की जाए, तो वहाँ पे जो कैनोपी बरगद का वृक्ष होता है उसका जो समष्टि घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है। इसको हमने कल देख लिया था। इसके बाद नोट्स के अंदर नेक्स्ट निकालिए जिनके पास एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी खोल लीजिए, जिनके पास नोट्स है वो नोट्स निकाल लो। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा आज का समष्टि वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है समष्टि वृद्धि। पॉपुलेशन ग्रोथ यानी किसी भी समष्टि के अंदर अब तक हम ये देख चुके हैं समष्टि क्या होती है, किसी भी जीव की जाति, अपनी भाषा में अगर बात करें डायरेक्ट रूप से, किसी भी जीव की जो जाति होती है समष्टि कहते हैं। अब हमें ये देखना है कि वो समष्टि की जो जाति है, वो वृद्धि कब करेगी? अब आपको भी पता है जनसंख्या है इंसान जो समष्टि है उसकी बात करते हैं, जो इंसान है 2011 के अनुसार राजस्थान और भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी थी? और 2021 के अनुसार अगर वर्तमान में देखें, तो आपको पता है विश्व के अंदर भारत भी पहले स्थान पर पहुँच चुका है, जनसंख्या की दृष्टि से। पूरे विश्व में भारत पहले दूसरे स्थान पर था, अब वर्तमान के अंदर भारत पहले स्थान पर पहुँच चुका है। तो उसमें क्या हुआ है? जनसंख्या की वृद्धि हुई है। उसी प्रकार कोई भी जीव है, उसकी समष्टि के अंदर क्या होती है? वृद्धि होती है। वो हम पढ़ने वाले हैं, कि किस प्रकार से उसके अंदर वृद्धि हो सकती है। तो आपको पता है अभी कोई भी क्षेत्र है, वहाँ पर अगर कोई समष्टि बढ़ रही है, मैं उदाहरण वही लेता हूँ, किसी क्षेत्र के अंदर मान लीजिए ये कोई एरिया है, निश्चित एरिया है और इस निश्चित क्षेत्र के अंदर कोई 50 या 500 मान लीजिए 500 बंदर है। अब क्या ये सारे के सारे बंदर ऐसे रहते हैं या संख्या की अगर बात करें क्या इतने रहते हैं? नहीं, कम और ज़्यादा होते हैं। अब या तो वो कम होंगे, कमी जिसे हम क्या कहेंगे समष्टि वृद्धि की जगह समष्टि घटने की या कमी कहेंगे और या क्या हो जाएँगे वे ज़्यादा होंगे, जिसे हम क्या कहेंगे समष्टि वृद्धि कहेंगे। अब कम और ज़्यादा किस प्रकार से हो सकते हैं? तो सीधी-सी प्रकार बात है 2 प्रकार से हो सकते हैं। यदि हम बात करें समष्टि वृद्धि की, विवृद्धि कब होती है? तो वृद्धि की अगर बात करें तो कोई भी जो जीव है, किसी समष्टि के अंदर अगर कोई जीव जन्म लेता है, तो क्या हो सकती है? उस समष्टि की वृद्धि होगी, यानी वहाँ पे जनसंख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? यानी आप ही देख लो, ये बंदर है 500, 2025 के अंदर मान लो 500 संख्या है इसकी और 2026 के अंदर हो गए 800 यानी 300 ने क्या किया जन्म लिया है, तभी तो उसकी वृद्धि हुई। इसके अलावा भी एक और बात, यानी अब तक आप सारे जो देखते आ रहे हो, वो क्या देखते आ रहे हो? कोई भी जन्म लेता है, वृद्धि होती है। जनसंख्या के अंदर, किसी समष्टि के अंदर वृद्धि जो होती है, वो केवल एक ही चीज़ से होती है, कोई जन्म लेता है तभी, लेकिन नहीं होती। यहाँ पे जो शब्द है, वो जन्म लेता है, उससे वृद्धि होती है, वो ठीक है, वो भी लिया जाएगा, लेकिन इसके साथ-साथ एक और कारण भी है, जहाँ से वृद्धि हो सकती है। यानी उस कारण से क्या हो सकती है, किसी समष्टि के अंदर जो संख्या है, उसमें वृद्धि हो सकती है। सोचिए कौन-सा हो सकता है वो? तो आपने देखा होगा अभी यहाँ पे जो परिभाषा दी गई है वो निश्चित क्षेत्र की दी गई है। यानी इसके अंदर ये नहीं कहा गया है पूरे संसार के अंदर अगर बात करें, तो इंसान जाति की अगर बात करें, कोई गाय, भैंस, बंदर या किसी भी अन्य जाति की बात करें, पूरे संसार के अंदर बात करें तो वृद्धि अगर बात करते हैं तो केवल जन्म से बढ़ेगी, मान लिया बात। लेकिन किसी क्षेत्र से अगर बात करते हैं, तो वो जन्म के साथ-साथ
एक और कारण से भी क्या हो सकती है, वहाँ की संख्या जो बढ़ सकती है। जैसे यहाँ पे उदाहरण से समझिए, ये जो क्षेत्र हमने लिया था वो था ए क्षेत्र, और दूसरा एक और क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है बी क्षेत्र है। अब पहला कंडीशन तो वहाँ पे जो 500 बंदर थे, 1 साल बाद उन बंदरों की संख्या हो गई 800। तो सीधी-सी बात है कि 300 बंदर है वो बढ़ गए, बढ़ोतरी हो गई। लेकिन 300 बंदरों की जो बढ़ोतरी हुई, वो केवल जन्म से हुई ये नहीं कह सकते, निश्चित नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही है वो क्षेत्र की बात हो रही है। पूरी पृथ्वी के अंदर जो है उसकी बात नहीं हो रही, क्षेत्र की बात हो रही है। तो मान सकते हैं, ऐसा मान लो कि 200 ने यहाँ पे क्या लिया, जन्म लिया, प्लस 100 बंदर इस बी स्थान से भी तो यहाँ पे जा सकते हैं। ये भी तो हो सकता है 100 बंदर यहाँ से गमन कर गए, यहाँ पे चले और इस क्षेत्र के अंदर आकर रहने लगे। अब यहाँ से 200 ने जन्म लिया और 100 ने क्या किया, वहां से उस क्षेत्र के अंदर नए आए, तो टोटल कितने हुए 300। तो ये भी तो हो सकता है। तो दूसरा कारण कोई समष्टि बढ़ने का जो है वो ये होगा, इसको हम बोलते हैं आप्रवासन। ठीक है, आप्रवासन का मतलब क्या होता है, किसी अन्य स्थान से आने वाले जीव नए क्षेत्र के अंदर, नए स्थान में कोई समष्टि है उसके जीव अगर आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आप्रवासन कहते हैं। समझा क्या? तो यहाँ पे मैं सीधी सी बात ये कहना चाहता हूँ, कोई भी समष्टि है उसके अंदर वृद्धि कब होगी, तो वृद्धि दो बातों के ऊपर निर्भर करती है। पहली बात होती है जो आप सभी जानते हैं, जन्म, यानी कोई भी जो जीव होता है उस समष्टि के जीवों के द्वारा जब जनन किया जाएगा, नए बच्चे जन्म लेंगे, तो वहां पे वृद्धि हो जाएगी। दूसरी बात, दूसरी ये भी लागू हो सकती है कि किसी अन्य क्षेत्र से, जहाँ पे जैसे यहाँ पे बी क्षेत्र से किसी ए क्षेत्र में बंदरों ने क्या किया, आप्रवासन किया है, तो यहाँ पे बी क्षेत्र से ए क्षेत्र के अंदर कोई बंदर या कोई जीव आए हैं, तो अन्य से भी क्या होते हैं, उसके क्षेत्र के अंदर जनसंख्या के अंदर वृद्धि हो सकती है। हम तो केवल गणना कर रहे हैं, हम ये थोड़ी ना देख रहे हैं कितने उन्होंने जन्म लिया है, कितने वहां पे आए हैं, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि बढ़ेगी कब और घटेगी कब। उम्मीद है ये इतना समझ में आ गया। तो किसी भी समष्टि का जो आकार होता है वो स्थिर नहीं रहता, वो क्या रहता है, समय समय पर बदलता रहता है। ये उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे और पूरा विवरण हम पढ़ने वाले हैं। किताब में जो डायग्राम दिया 11.2 उसको ध्यान से देखिए, और इसमें नोट्स के अंदर जो मैंने अलग से लगाया है सेम ही डायग्राम है, उसको देखो। इन दोनों में आपको क्या जो किताब वाला है और नोट्स वाला एक ही डायग्राम है, इनमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, बीच में जो अन है उसके अंदर क्या है, समष्टि घनत्व है, और दूसरी दिशा से दो कंडीशन है, वहाँ पे आई और बी लिखा है, ए दिशा में डी और ई लिखा है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो आई और बी है उसके ऊपर प्लस निशान लगाया है। मतलब क्या है, वहाँ समष्टि है वो बढ़ रही है, प्लस का मतलब क्या है, समष्टि बढ़ रही है। चलो इसको समझते हैं, सीधी सी बात। तो पहली कंडीशन, किसी भी समष्टि की जो जनसंख्या है, सॉरी संख्या जो है वो बढ़ेगी कब, कोई समष्टि है वो बढ़ेगी कब। पिछले जो लेक्चर में हमने देखा था समष्टि की जो संख्या बढ़ रही है, स्थिर रह रही है और घट रही है, वो हमने इस आधार पर देखा भी, उनमें जनन करने वाले जो जीव है उनके आधार पर, वो जन्म के आधार पर था। उन्हें हमने देखा था कि कितने जीव जनन कर रहे हैं, कितने जीव आने वाले समय जनन करने योग्य हो जाएंगे, उसके आधार पर स्थिर रहती है, घटती है और बढ़ती है। वो तो था उस ग्राफ के अनुसार, उन जीवों की आयु वितरण के आधार पर समष्टि की वृद्धि और समष्टि की घटने की संख्या थी। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो सामान्यतः 4 कंडीशनों के ऊपर समष्टि की जो संख्या है वो निर्भर करती है, जिसमें जो सबसे पहला है वो है जन्म दर। जन्म दर, जिसको मैं यहाँ पे बोरन रेट या बर्थ रेट से भी लिख सकता हूँ, BIRTHRATE। समझ में आ गया? इसको हम क्या लिखेंगे, शॉर्टकट में बी लिखेंगे, बर्थ रेट। अब आपको पता है, अभी भी मैंने उदाहरण दिया था कि किसी क्षेत्र की समष्टि है वो बढ़ रही है, तो सीधा कारण है वहाँ पे हो सकता है कोई नए बच्चे या नई संतति है वो जन्म ले रही है, तभी तो बढ़ रही है। तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा जो मैंने कारण बताया था वो ये भी तो हो सकता है ना, वहाँ पे जन्म लेने के साथ साथ, ये नहीं जन्म नहीं लेंगे, बिल्कुल भी जन्म लेंगे, जन्म लेने के साथ साथ है वहां पर किसी अन्य क्षेत्र से कोई जीव आ गया हो। अब जब कोई जीव आता है, इस क्रिया को बोला जाता है आप्रवासन। इसे हम क्या कहते हैं, आप्रवासन। उम्मीद है ये शब्द आपको समझ में आ गया होगा। आप्रवासन शब्द सभी को समझ में आ गया होगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं इमिग्रेशन, आई इमिग्रेशन। इस शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी किसी अन्य क्षेत्र से कोई हमारे क्षेत्र के अंदर या जिस क्षेत्र की हम समष्टियों की गणना कर रहे हैं, वहां पर किसी अन्य क्षेत्र से कोई समष्टि आ रही है, आने को हम कहते हैं आप्रवासन। आ का मतलब है आना, और प्रवासन का मतलब होता है, वैसे आप सभी जानते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। यहाँ पे आ शब्द जुड़ गया, मतलब आना। समझ में आ गया? अब किसी भी समष्टि की जो संख्या है वो बढ़ेगी, वो दो बातों के ऊपर निर्भर करेगी। पहला है जन्म दर, यानी कोई जीव वहां पे जन्म ले रहे हैं समष्टि के अंदर, और दूसरा है आप्रवासन, यानी उस क्षेत्र के अंदर कोई जीव आ रहा है। इन दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या होगा, समष्टि की जो संख्या है वो बढ़ेगी। हम कह सकते हैं समष्टि संख्या बढ़ेगी या समष्टि बढ़ेगी।
उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। केवल मैंने इतना बताया समष्टि वृद्धि के अंदर समष्टि कब बढ़ती है या समष्टि घनत्व की अगर बात करें तो वो बढ़ता है। उम्मीद है इतना समझ में आ गया। अब दूसरा कारण, क्या यहाँ पर ये मान लीजिए वही सेम कंडीशन है, 500 बंदर है। अब क्या सारे के सारे बंदर जो है वो 1 साल बाद ये निश्चित ज़रूर थोड़ी है कि यहाँ पे 500 ही रह जाएँगे, नहीं रहेंगे, कम भी तो हो सकते हैं। अब कम कैसे हो सकते हैं? मान लीजिए 2025 के अंदर 500 बंदर थे और जब दोबारा हमने 1 साल बाद 2026 में गणना की, तो बंदरों की जो संख्या हो गई वो 300 अर्थात 200 क्या हुई? कमी हो गई। अब वो कम जो हुई वो किसके कारण पर होगी? तो सीधी-सी बात, पहला सभी के दिमाग में क्या आएगा? हो सकता है वहाँ पर जो बंदर थे उनमें से 200 बंदर मर गए। सीधी-सी बात है या नहीं? तो पहला जो कारण है वो ये हो सकता है कि वहाँ पे जो बंदर है उनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। तो तीसरा मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ वो कारण है कमी का। तो पहला जो कारण है वो है मृत्यु दर। कोई भी समष्टि है उसका घनत्व घटता है या कम होता है तो कब होगा? कि उस क्षेत्र के अंदर जो जीव है वो मर गए। अब सारे नहीं, कुछ संख्या के अंदर मर गए। जितने कम हुए हम ये मान सकते हैं उसके अंदर क्या हुआ? कम हो गए इतने जीव। इसको हम बोलते हैं डेथ रेट। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि हम ये मानेंगे पहला कारण वहाँ पे जो जीव थे वो मर गए। अब दूसरा कारण, ये भी तो हो सकता है कि उस क्षेत्र से कोई जीव 100 जीव मर गए, 100 जीव तो मर गए, लेकिन 100 किसी अन्य स्थान के ऊपर क्या कर गए? गमन कर गए। अब जो गमन करते हैं उसको बोलते हैं उत्प्रवासन। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? उत्प्रवासन बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इसको इमाइग्रेशन। माइग्रेशन बोलते हैं इसको। ई माइग्रेशन। उम्मीद है दोनों समझ में आ गए होंगे। यानी जिस प्रकार से समष्टि की संख्या अगर बढ़ेगी, तो बढ़ने के लिए 2 उत्तरदायी हैं, पहला जन्म लेना और दूसरे क्षेत्र से वहाँ पे आना, तो बढ़ जाएगी। और दूसरा है घटना, तो ये जो दोनों दोनों कारण हैं, वो घटने के लिए, अब घटना किसके लिए, यानी कोई समष्टि है उसका कार्य घट रहा है, तो वो किन बातों पर निर्भर करेगा? वो भी 2 बातों पर निर्भर करेगा। पहला, ये हो सकता है उसके अंदर मृत्यु दर, उस क्षेत्र के अंदर मृत्यु दर ज़्यादा हो, यानी मर रहे हों, कोई जीव मर रहा है, ज़्यादा मरेंगे संख्या में तो घटेगी। दूसरा ये कारण हो सकता है वहाँ से कोई जीव है वो उत्प्रवासन कर जाए। उत्प्रवासन का मतलब समझ में आ गया ना? यानी उस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के अंदर जाना उत्प्रवासन कहलाता है। अब इन दोनों के क्षेत्र के अंदर क्या होगा? इन दोनों ही कंडीशन के अंदर, तीसरी और चौथी जो कंडीशन है, इन दोनों के अंदर क्या होगा? समष्टि जो घनत्व है, समष्टि घनत्व घटेगा। इन दोनों ही क्षेत्र क्रिया के अंदर क्या होगा? समष्टि घनत्व समष्टि घनत्व जो है वो घटेगा। ठीक है? उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा इतना, कोई दिक्कत नहीं है इन दोनों में। अब ज़रूरी थोड़ी है कोई क्षेत्र के अंदर कोई जीव है, कोई जाति है वो निश्चित रहती है। अब जाति क्यों है? किस क्षेत्र के अंदर, किसी स्थान के अंदर कोई जाति है, वो उस जाति का मतलब जीव की संख्या है, वो उस क्षेत्र को छोड़कर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? सीधी-सी बात है, जो जीवित रहता है इस वातावरण के अंदर, इस संसार के अंदर जीवित रहता है जीव, उसके अंदर जो संसाधन है वो सीमित है। इस पृथ्वी के अंदर संसाधन है वो सीमित है। यानी पानी, जल, पेड़-पौधे, भोजन, रहना-सहना, आवास जो भी है सब कुछ लिमिट निश्चित मात्रा के अंदर है। अब अगर जीवों की संख्या बढ़ेगी, तो उन निश्चित मात्रा वाले जो संसाधन है उनको यूज़ करने के लिए लड़ाई होगी, स्पर्धा होगी। स्पर्धा रहेगी, या तो जो कोई हार जाएगा, या अगर यहाँ पे कमी है तो क्या दूसरे स्थान पर जाएगा या नहीं जाएगा? जैसे कुत्ते हैं, एक गाँव के अंदर 10 गलियाँ हैं, अब पहली 3 गलियों के अंदर 50 कुत्ते हैं। अब वहाँ पे क्या है, पहले सभी कुत्तों को अच्छी तरीके से रोटियाँ मिलती थी, सारे के सारे बुजुर्ग व्यक्ति थे, अच्छे-अच्छे इनको क्या कर रहे थे, रोटी खिलाते हैं। मतलब आप देखे होंगे गाँव में क्या है, जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं सुबह-सुबह या सुबह शाम दोनों समय कई बार क्या होता है, कुत्तों को रोटियाँ खिलाने जाते हैं, 1-2 रोटी हर घर से बुजुर्ग व्यक्ति खिलाता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सपूतों ने जन्म लिया, आप जैसे सपूत आए और उन्होंने रोटी के स्थान पर उनको डंडा मारना शुरू कर दिया। अब कुत्ते वहाँ पे रहेंगे या नहीं रहेंगे, या जाएँगे? रहेंगे, निश्चित बात है नहीं रहेंगे। वहाँ से क्या करेंगे, गमन करेंगे। वो उन 3 गलियों को छोड़कर, हो सकता है उन 7 गलियों में, जो 10 गलियाँ थी टोटल गाँव में से 3 गलियों में वो रहते थे, उन 3 गलियों को छोड़कर अन्य 7 गलियों में से किसी गली को देखेंगे और ये सोच कर देखेंगे कौन-सी गली है जिसके अंदर बुड्ढा व्यक्ति है, जो हमारी रक्षा करेगा, हमें रोटी खिलाएगा। और फिर वो घूमते-घूमते ये मान लीजिए ऊपर वाली 8, 9, 10 3 गलियाँ जिनके अंदर बुजुर्ग व्यक्ति है, बीच वाले हैं, अच्छे आपकी तरह जो समझदार व्यक्ति है, वो है। तो वो बीच वाले में कभी नहीं जाएँगे, उन 3 गलियों में जाएँगे। अर्थात उन 3 गलियों से अंतिम वाली 3 गलियों में क्या किया उन्होंने, उत्प्रवासन किया। वो गए या नहीं गए? एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो उत्प्रवासन किया। अब मुझे बताइए जो 1, 2, 3 नंबर की जो गली थी, उसके अंदर सॉरी कुत्तों की जो समष्टि थी, वो घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी ना, सीधी-सी बात है, वहाँ पे 50 थे, उनमें से 45 चले गए। कहाँ पे चले गए? ऊपर अन्य जो 10 में से 3 वाली थी, उन गलियों में चले गए। वहाँ बचे कितने? मात्र 5 ही बचे। अब आप जैसे हो कभी तो दया आ जाएगी या उनको भी सलटा दोगे, लेकिन कभी दया आएगी। आप उनसे खाना खिला रहे हो, तो हम जब गणना करें तो वहाँ 5 ही कुत्ते मिले। 1 साल बाद हमने गणना की, 5 ही कुत्ते मिले, 50 थे, 5 ही मिले। अब ज़रूरी थोड़ी है वो सारे 45 के 45 मर गए।
गमन भी तो किया ना। इस गमन करने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? उत्प्रवासन बोलते हैं। समझ में आ गया सभी को? तो जब कोई समष्टि की संख्या घटती है, उसके अंदर मृत्यु दर और उत्प्रवासन दोनों जिम्मेदार होते हैं। अब किताब में जो डायग्राम है उसको देखो ध्यान से। ये डायग्राम इस प्रकार से रखा गया है। बीच के अंदर समष्टि घनत्व को दर्शाया गया है। मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा यहाँ पे, केवल अन से दर्शा रहा हूँ उसको। क्यों? क्योंकि आपको पता है समष्टि घनत्व को हम क्या लिखते हैं? अन से लिखते हैं। और ऊपर ही ऊपर जो है वो जन्म दर रखा गया है यहाँ से। अब देखो जन्म दर को मैं बी से दर्शा सकता हूँ या नहीं दर्शा सकता? तो यहाँ पे मैं जन्म दर या बी लिख रहा हूँ इसको, जन्म दर। यहाँ पे क्या है? जन्म दर है। अब जन्म दर के मतलब क्या हुआ? इस क्षेत्र के अंदर संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो तीर का निशान देखो इस क्षेत्र की ओर है और इसके साथ साथ यहाँ पे प्लस का निशान है। तो इसका मतलब क्या है? वहां पर जो संख्या है वो बढ़ रही है। इसके बाद दूसरी कंडीशन देखिए, इस जन्म दर के साथ साथ दूसरा क्या है? आप्रवासन। इसको आई से लिख सकता हूँ मैं। अब आप्रवासन से भी क्या होगा? उस क्षेत्र के अंदर जनसंख्या वो बढ़ेगी, तो यहाँ पे भी क्या है? प्लस का निशान है। इसके बाद यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है वो देखिए, यहाँ पे दिया गया है डेथ रेट यानी मृत्यु दर का दिया गया है। मृत्यु दर मैं लिख रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पे ये मृत्यु दर यहाँ पे लिखा हो, इस प्रकार से लिखा हो, लेकिन इन दोनों का मीनिंग एक है, वो देख लो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मृत्यु दर के लिए इस दिशा से इधर की ओर तीर का निशान है, मतलब यहाँ से कमी हो रही है। ये तीर का निशान बाहर की ओर निकला मतलब कमी हो रही है। अब इसको किससे दर्शाया गया? माइनस से दर्शाया गया। अब एक और देख लो, कमी इसके साथ साथ दूसरा कौन सा है? मृत्यु दर के साथ साथ उत्प्रवासन, इसको ई से लिखा गया है। ये ई माइग्रेशन है। ई भी क्या करता है? इस क्षेत्र के अंदर कमी करता है। तो कमी करता है तो यहाँ पे माइनस का निशान आएगा। ये लो, ये डायग्राम किताब के अंदर एनसीईआरटी के अंदर जो 11.2 दिए गए वो इन इन चारों को दर्शा रहा है। उम्मीद है चारों समझ में आ गए होंगे। क्या क्या दर्शा रहा है? ये जन्म दर और आप्रवासन को ये दोनों दर्शा रहे हैं। अर्थात इससे क्या होगी? समष्टि की संख्या बढ़ेगी तो यहाँ पे दोनों में प्लस प्लस का निशान है। दूसरा है मृत्यु दर और उत्प्रवासन को दर्शा रहे हैं। इनको समष्टि घनत्व में इसमें क्या होगा? घटाएंगे ये, तो घटाने के लिए माइनस से दर्शाया गया है। अब यहाँ पे इंग्लिश वाले शब्द है डी ई आई बी, तो देख लो बी आई ई और ये यहाँ पे डी लिखा है मैंने। इसका इंग्लिश वाला जो कोड वर्ड है वो यहाँ पे लिखा गया है। उम्मीद है ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। कोई समस्या नहीं है इतनी? पूरा समझ में आ गया? इसके बाद देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे एक सूत्र दिया गया है। जो नेक्स्ट है वो सूत्र निकालना, यानी एक सूत्र दिया गया है, वो किस प्रकार से है पूरा समझ में आ जाएगा। एक बार थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये कह रहा है अभी किसी क्षेत्र के अंदर, निश्चित क्षेत्र के अंदर निश्चित समय में अगर हम समष्टि घनत्व निकाल रहे हैं तो वो इन चारों के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब ये जो नया है वो इसको देखो क्या है ये, इसको मैं छोड़ रहा हूँ एक बार, क्योंकि मैंने समझाया था बीच में वीडियो कट हो गया था, तो पूरा समझा दिया था सूत्र तो, लेकिन अब दोबारा समझाना पड़ेगा क्योंकि वीडियो कट हो गया था। अब देखिए वापस यहाँ पे ये कहा गया है किताब के अंदर, किसी निश्चित समय के अंदर, टाइम के अंदर जो समष्टि घनत्व है वो अन्य है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ये कोई टाइम है टी से दर्शाते हैं, उसके अंदर जो समष्टि घनत्व है उसे n से दर्शाते हैं। अब ये कह रहा है किसी क्षेत्र के अंदर t+1 समय के अंदर जो समष्टि घनत्व है वो क्या होगा, इसे मैं nt+1 से लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये समष्टि घनत्व को ज्ञात करने का जो सूत्र है वो किताब में आपको लिखाया गया है। तो समष्टि घनत्व को मैं लिख सकता हूँ n+1 से। समझ में आ गया? n+1 यहाँ पे t के साथ में जुड़ जाएगा समय के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सूत्र से, कोई भी सूत्र जब निकाल रहे हैं तो वो यानी गणना जब कर रहे हैं किसी क्षेत्र के अंदर, निश्चित क्षेत्र है ये, मान लो ये क्षेत्र है और यहाँ पे 500 क्या है बंदरों की संख्या, वही उदाहरण ले रहा हूँ मैं। अब इसकी गणना करेंगे एक सेल, ये मान लो किसी निश्चित टाइम के अंदर है, ये 2025 के अंदर है। ठीक है, अब हम गणना कर रहे हैं इसकी 1 साल के बाद, t+1 का मतलब कोई निश्चित समय उस जोड़ दिया जाएगा। 1 साल के बाद इसको हम लिख सकते हैं 2026 के अंदर, ये मानो 2026 में जब गणना करेंगे तो क्या किस प्रकार से गणना करेंगे, हम अनुमान कैसे लगाएंगे वहाँ पे समष्टि घनत्व बड़ा है या घटा है, हम क्या-क्या देखेंगे? तो इसमें ये चारों देखी जाएगी। हम ये देखेंगे वहाँ पे जन्म कितनों ने लिए, कोई समष्टि घनत्व जीवों की बात करेंगे, किस प्रकार से किसी जीव की संख्या वहाँ पे घटी है तो मतलब उत्प्रवासन हुआ है, किस प्रकार से कितनों ने वहाँ से आए हैं, आप्रवासन हुआ है, कितने वहाँ से कम हुए हैं, मरे हैं, वो सारा का सारा क्या करेंगे हम जोड़-घटाव करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे उनके बीच में। किस प्रकार से करेंगे उसको कोई सूत्र दर्शाता है। ये कह रहा है भी कोई भी समष्टि घनत्व है एनटी, उसके अंदर सबसे पहले जन्म लेने वाले और आने वाले आप्रवासन, इन दोनों को जोड़ा जाएगा। यानी कितने वहाँ पे जन्म ले रहे हैं, कितने वहाँ पे आ रहे हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से उसमें मरने वाले और जो गए वहाँ से इमाइग्रेशन जिन्होंने किया, इन दोनों को जोड़कर घटाएँगे। अब जितना वहाँ पे उत्तर आता है वो ही हमारा क्या होगा, समष्टि घनत्व होगा। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ अभी शायद आपको समझ में नहीं आया। हाँ, मैं कह सकता हूँ नहीं आया समझ में, क्योंकि थोड़ा-सा
हार्ड तो है नहीं, समझ में आ गया। जिनको ये ऊपर वाली चीज़ चारों समझ में आ गई, उसके लिए कुछ भी नहीं है। जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, उसको समझ में नहीं आया, दोबारा देख लीजिए। मेरा काम है आपको समझाना, जब तक समझ में नहीं आता, आगे नहीं बढ़ता मैं। आपको बताइए, जो मेरे से पढ़ते हैं उनको तो बताइए। अब देखिए नेक्स्ट, ये किस प्रकार से समझेंगे? हम उदाहरण देंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। ये सूत्र कैसे निकला है? यानी इसका मान हम क्यों निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? तो देखो, माना 2025 के अंदर किसी क्षेत्र के अंदर 500 बंदर थे। अब उन 500 बंदरों ने 300 बंदर क्या हुए? वहाँ से चले गए। 1 साल के अंदर-अंदर की घटनाएँ की बात करें, क्या-क्या घटना घटी वहाँ पे? 300 बंदर वहाँ से चले गए। अब जानने को क्या बोलते हैं? उत्प्रवासन। यानी 300 बंदर क्या हुए? वहाँ से चले गए। समझ में आ गया 300 क्यों गए? कारण तो मैंने दिया नहीं। हो सकता है वहाँ पे पानी की कमी हो गई, ब वर्षा ज़्यादा हो गई हो, पानी ज़्यादा हो गया हो, भोजन की कमी हो गई, जंगल है जो उनको आपने काट दिया हो, इंसानों ने काट दिया होगा, तो बंदर क्या हुए? वहाँ से चले गए। उस क्षेत्र से किसी अन्य क्षेत्र में चले गए। कितने गए? केवल 300 गए, क्योंकि 200 ने क्या किया? हम तो यहीं पे रहेंगे, आप चाहे कुछ भी कर लो, वहाँ पे रहेंगे। मेरे दादा-परदादा की ज़मीन है ये तो। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया? वहीं पे रहना शुरू कर दिया। लेकिन 300 तो चले गए। इसके अंदर क्या हुआ? ई यानी उत्तरप्रशन हुए। उसके बाद इसी के साथ-साथ क्या हुए? जो बचे थे 200, उनमें से 50 बंदर जो है वो मर गए। क्योंकि पेड़ काटने की से कमी हुई, और कमी होने से या किसी प्रकार से उसके अंदर भोजन नहीं मिल पाया, पानी की कमी या कुछ भी कमी के कारण क्या हुए? 50 मर गए। मरने को हम बोलते हैं डेथ। तो यहाँ पे 50 बंदर क्या हुए? मर गए। तो इतना समझ में आ गया। अब उसी के साथ-साथ कोई अन्य क्षेत्र था, तो उस क्षेत्र में जो बंदर थे वो ज़्यादा आबादी थे आपकी तरह। आबादी जानते हो? अब वहाँ से क्या हुए? वो बंदर आ गए और 200 बंदर वहाँ से आ गए। आने को क्या बोलते हैं? आप्रवासन। तो 200 बंदरों ने क्या किया? वहाँ पे आप्रवासन कर लिया। और जैसे 200 बंदर आए, 150 पहले बचे हुए थे, उन सभी ने वहाँ पे रहना शुरू किया। रहना शुरू किया तो वहाँ पे क्या होगा? जनन की क्रिया होगी। उनके बीच में जनन होगा तो वहाँ पे जनन से क्या, बच्चे या संतति जन्म लेती है। तो इसी के साथ-साथ क्या हुआ? 200 बंदरों ने क्या लिया? जन्म लिया। बी से लिखेंगे इसे। 200 की जगह 100 ही मान लो। 100 बंदर और वहाँ पे जन्म चुके हैं। अब ये कह रहा है 1 साल के अंदर में जो डाटा प्राप्त हुआ वो इस प्रकार से है। अब बताइए मुझे कि वहाँ पे जो जनसंख्या बढ़ी या घटी? तो हमें ये अनुमान लगाना है, भी बढ़ेगी या घटेगी? तो सीधा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम कहेंगे मर गए, तो मरने के आधार पर देखें तो केवल 50 ही मरते हैं, तो इसके हिसाब से तो वहाँ पे जनसंख्या 450 बाकी रहनी चाहिए। और अगर आने के आधार पर देखें तो 300 तो और आगे गए ना। तो गए आने के आधार पर नहीं, जाने के आधार पर देखें तो 300 तो और गए, तो बचे तो वहाँ पे 200। तो ये तो मिसमैच हो रहा है। तो इसके लिए क्या कर रहा है, ये सूत्र बता रहा है, अभी इस प्रकार से हम उत्तर निकाल सकते हैं इसका। क्या करेंगे हम? इसके अंदर जन्म और आने वाले दोनों को जोड़ेंगे। कितना है? जन्म और आने वाला दोनों है 300। यहाँ पे अलग-अलग मान रखने की आवश्यकता तो नहीं है। चलो मैं रख ही देता हूँ। बराबर मैं लिख रहा हूँ 200 प्लस 100। समझ में आ गया क्यों रखा है मैंने? 200 रखा है मान वो आई का रखा है, और जो 100 है वो बी का यानी जन्म लेने वाले का रखा है। दोनों को जोड़ देंगे और घटाएँगे किसमें? डेथ और जाने वालों में से। तो 50 मरते हैं और 300 जाते हैं। जब इनको जोड़ते हैं तो होते हैं 350। समझ में आ गया टोटल कितने? 350। तो 200 और 1 ठीक है। 200 और 1 300 और जाने वाले हैं 350। अब ये कह रहा है कि जो आए, गए, मरे या सब कुछ को मिलाकर अगर हम बात करें तो कितना होता है कि यहाँ पे 50 माइनस के, यानी जानने वाले और मरने वाले ज़्यादा है, तो 50 कम होते हैं। अर्थात 2026 के अंदर अगर हमें पूछा गया है, तो 2026 के अंदर यहाँ पे जो जनसंख्या होगी वो 450 होगी। क्या हुआ यहाँ पे? 450 होगी। जनसंख्या क्या है? समष्टि क्या है? घट गई। क्यों घटी? क्योंकि हो सकता है वहाँ पे जाने वाले ज़्यादा है, मरने वाले ज़्यादा है, इन दोनों का। तो समष्टि क्या है? घटेगी। बताया था मैंने, इन दोनों की अगर बात करेंगे समष्टि घटेगी। इन दोनों का मान ज़्यादा है, इनकी तुलना में, तो समष्टि घट रही है। वहीं अगर अपोज़िट होता, यहाँ पे ज़्यादा होता समष्टि का, तो समष्टि क्या होती? वहाँ पे बढ़ती। अब समझ में आ गया? यहाँ पे बी का मतलब क्या है? जन्म लेने वाले। आई का मतलब क्या है? आने वाले। जोड़ा क्यों जाता है? क्योंकि दोनों क्या करते हैं? समष्टि को बढ़ाते हैं, इसलिए यहाँ पे जोड़ दिया। और घटाएँगे किसको? मरने वाले और जानने वाले में से। तो मर रहे हैं इसको कहते हैं डेथ से, और जा रहे हैं इसको कहते हैं उत्प्रवासन, इमिग्रेशन। इसलिए इन दोनों को जोड़कर हम क्या करेंगे? इसे घटाएँगे। समझ में आ गया? तो ये सूत्र, ये जो मान है मैथ वाला है, सॉल्व करना आपको नहीं दिया जाता। हो सकता है नीट वगैरह में दी जाए, 12वीं बोर्ड में नहीं दिया जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए उदाहरण दे दिया पूरा। आपको केवल ये सूत्र याद रखना है, इसमें कोई समस्या नहीं है। सूत्र पूरा समझ में आ गया? ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, हम वर्दी मॉडल को पढ़ते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए आगे, वर्दी मॉडल को पढ़ रहे हैं। देखिए वर्दी मॉडल, नेक्स्ट जो है वो वर्दी मॉडल है। वर्दी मॉडल का मतलब क्या है? मॉडल का मतलब होता है किसी को दर्शाना, किस प्रकार से हम दर्शाएँगे, और यहाँ पे किसको दर्शा रहे हैं हम? वृद्धि को, यानी कोई सी वृद्धि किसके अंदर? समष्टि के अंदर। इस समष्टि में वृद्धि जो हो रही है वो किस प्रकार से हो रही है उसको दर्शा रहे हैं। इसे हम क्या कहेंगे? वृद्धि मॉडल कहेंगे, ग्रोथ मॉडल कहेंगे। अब
किसी भी समष्टि के अंदर आपको पता है, किसी भी जाति के अंदर, जीवों के अंदर कोई समष्टि है, उसके अंदर संख्या जो है निश्चित नहीं रहती। क्या रहती है? संख्या बदलती रहती है। समय के अनुसार क्या होती है? संख्या जो है वो बदलती रहती है। अब जो बदल रही है संख्या, तो इसको हम क्या करें? पूर्व अनुमान लगा रहे हैं। किस प्रकार से संख्या बढ़ेगी? पूर्व अनुमान का मतलब है पहले अनुमान लगाना। 2025 के अंदर पानी में चलने वाली हवाई जहाज आ जाएगी, समझ में आ रहा है? मतलब अनुमान कर रहे हैं किस प्रकार से 2000 भविष्य की अगर बात करें 2030-35 के अंदर इस प्रकार से होगा कि मनुष्य बिना किसी पैराशूट की सहायता से भी क्या कर सकता है? हवा में जंप लगा सकता है। ठीक है? ये इस प्रकार से हम क्या करें? पूर्व अनुमान लगा रहे हैं भविष्य का, काल्पनिक का। तो उसी प्रकार हम क्या करें? कोई वर्ड दिया उसका अनुमान लगाते हैं पहले से। इसे क्या कहते हैं? पूर्वानुमान तरीका। अब जो पूर्वानुमानित तरीके से इसे विशिष्ट और जो वर्दी होती है इसकी क्या करती है? कल्पना की जाती है। इसे वर्दी मॉडल के द्वारा जाना जा सकता है। और ये जो वर्दी मॉडल होता है, यानी किसी भी संख्या की अगर बात करें, कोई वृद्धि हो रही है जीवों की समष्टि की, उसको मॉडल के रूप में जब दर्शाया जाता है तो वो 2 प्रकार से दर्शाते हैं। पहला होता है चरघातांकीय वृद्धि और दूसरा जो होता है सिग्मॉइड वक्र या लॉजिस्टिक वृद्धि के नाम से भी इसे जाना जाता है, वृद्धि मॉडल के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो सामान्यतः वृद्धि मॉडल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं देखिए, पहला होता है चरघातांकीय वृद्धि। जो वृद्धि मॉडल होता है वो 2 प्रकार से होता है। चरघातांकीय वृद्धि। हम कह सकते हैं किसी जीव के अंदर जो वृद्धि होती है वो 2 प्रकार से होती है। ठीक है? समष्टि के अंदर जो वृद्धि हो रही है वो 2 प्रकार से होती है। एक है चरघातांकीय वृद्धि या इसे ही कहते हैं हम ज्यामितीय वृद्धि मॉडल। इसे हम क्या कहते हैं? ज्यामितीय वृद्धि। ज्यामितीय वृद्धि मॉडल। और दूसरा जो है वो है, यहीं पे लिख रहा हूँ मैं, दोनों को एक साथ समझाने का प्रयास करूँगा। दूसरा जो है सिग्मॉइड या लॉजिस्टिक वृद्धि इसे कहा जाता है। इसे दूसरे को हम कहते हैं लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक या असिग्मॉइड। असिग्मॉइड वृद्धि मॉडल। ये 2 प्रकार के मॉडल होते हैं, यानी किसी भी वृद्धि को जो दर्शा रहे हैं वो 2 प्रकार के मॉडल है वो दर्शाते हैं। मॉडल का मतलब एक तरफ से हम क्या कर सकते हैं? ग्राफ के रूप में भी ले सकते हैं, यानी किस प्रकार से वो दर्शाएँगे। तो किसी भी जीव की, किसी भी समष्टि के अंदर जो वृद्धि हो रही है, वो किस प्रकार से हो सकती है? अब मानिए कोई जीव है, वो जनन कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो किस प्रकार से? अबाधित वृद्धि करेंगे। अबाधित का मतलब है उसको उसमें बिना बाधा उत्पन्न वृद्धि, तो वो एक ही प्रकार से हो सकती है कि उसको सारे संसाधन उपलब्ध हो। संसाधन क्या होते हैं? किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए जो आवश्यक आवास, भोजन, रहने-सहने का जो घर होता है, इसके अलावा खाने-पीने की जो वस्तु होगी, इसके अलावा वातावरण, अनुकूलता स्थापित करने वाले जो गुण होते हैं, जो उसको जीवित रखे, पानी है, हवा है, सब कुछ वातावरण उपयुक्त उपलब्ध हो, इसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। वो संसाधन जब असीमित हो, असीमित का मतलब वो जितना चाहे यूज़ कर सकते हैं। यानी भोजन की अगर बात करें, अगर कोई जीव है, उसके पास इतना भोजन है, कोई लिमिट नहीं, असीमित वृद्धि है, असीमित भोजन पड़ा है खाने के लिए, असीमित पानी है उसी का पीने के लिए, रहने के लिए वातावरण अनुकूल है, सब कुछ उपलब्ध है उसे। धूप से बचने के लिए एसी है, ठंड से बचने के लिए हीटर है और आंधी-तूफान आएगा, बाढ़ आएगा तो उसके पास सब कुछ उपलब्ध है, व्यवस्था है, तो वो कभी मरेगा कि नहीं मरेगा और उसके जनसंख्या में वृद्धि होगी या घटेगी? मतलब वृद्धि होगी, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? अब अगर उसे सारे संसाधन उपलब्ध है, संसाधन समझ में आ गए? जो भी वस्तुएँ, जो भी जीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक हो, वो संसाधन कहलाते हैं। और वो संसाधन अगर असीमित हो, असीमित का मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, इतने बड़े हैं, वो खत्म ही नहीं होंगे। तो उस समय ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा? उसके अंदर चरघातांकीय वृद्धि होगी, अर्थात अचानक पूरी वृद्धि होगी, ठीक है? इसको हम कह सकते हैं जो भी वृद्धि दर्शाई जाती है, इसको ग्राफ के रूप में अगर हम बात करें, तो वो इस प्रकार से दर्शाएँगे। यानी कोई जीव है वो वृद्धि करना यहाँ से शुरू करता है और इस प्रकार से वृद्धि करता जाता है, ठीक है? अब वृद्धि क्यों कर रहा है वो? किस प्रकार से कर रहा है वो? ठीक है? देखो नोट्स के अंदर पहले ये कह रहा है भी अगर किसी भी समष्टि में अबाधित वृद्धि होती है, तो उसे भोजन व संसाधनों की उपलब्धता आवश्यक है। अबाधित का मतलब है उस समष्टि के अंदर बाधा उत्पन्न ना हो। जो भी वृद्धि करे उस वृद्धि के अंदर बाधा उत्पन्न ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि उसके अंदर सारे संसाधन होने चाहिए। समझ में आ गया? मैंने बता दिया संसाधन क्या है। और असीमित संसाधन होने पर समष्टि के अंदर चरघातांकी या ज्यामितीय वृद्धि होती है। यानी ये जो वृद्धि होती है, वो ज्यामितीय वृद्धि है। यानी रोकने वाला कोई नहीं है इसको। वृद्धि शुरू हो गई और अचानक पूरी वृद्धि हो रही है इसके अंदर। इस प्रकार के अंदर वृद्धि होती है। अब अनुकूल पर्यावरण वातावरण के अंदर परिस्थिति में किसी जीव या समष्टि के द्वारा जो वृद्धि करने की नैसर्गिक क्षमता होती है, यहाँ पे शब्द है नैसर्गिक क्षमता, ठीक है? नैसर्गिक क्षमता क्या होती है? उसके अंदर जनन करने की जो क्षमता होती है, सारे सारे संसाधन उपलब्ध है। तो वो जो जनन कर रहा है, जो वृद्धि कर रहा है, वो उसकी नैसर्गिक क्षमता होती है, ठीक है? समझ में आ गया? नैसर्गिक क्षमता, आर से इसे लिखते हैं। नैसर्गिक क्षमता जो होती है उसे हम कहते हैं जनन क्षमता या प्रजनन क्षमता कहते हैं। क्योंकि
उसके अंदर सारे संसाधन उपलब्ध है, तो वो क्या करेगा? अनियमित रूप से वृद्धि करेगा, नहीं करेगा? अब ये जो नैसर्गिक क्षमता इस बार से प्रदर्शित किया जाता है। दोबारा सुनिए, ये सारे संसाधन उपलब्ध हो किसी जीव के पास। मानिए आपके पास सारे कुछ उपलब्ध हो, उसी प्रकार किसी गाय, भैंस, बंदर, अदरक अदरक भी जाती है, पेड़-पौधे भी जाती है। उसी प्रकार हर कोई जीव जाति है, उन जातियों के साथ सारी की सारी जो फैसिलिटी उपलब्ध हो, तो उसके अंदर क्या है? प्रजनन क्षमता बढ़ जाएगी और वो क्या है? लगातार उसे जनन करेंगे और अपनी समष्टि के अंदर वृद्धि करेंगे या नहीं करेंगे? इस प्रकार के जो वृद्धि होगी, मतलब अचानक सारी वृद्धि होगी, बहुत तेज़ी से वृद्धि होगी, कोई रोकने वाला नहीं है, असीमित, अबाधित वृद्धि होगी, उसको बोला जाता है चरघातांकी वृद्धि और उसको जैसे मॉडल के द्वारा दर्शाया जाता है, वो मॉडल कहलाता है चरघातांकी मॉडल। और उस चरघातांकी वृद्धि के दौरान जो जीवों के अंदर जनन करने की जो क्षमता बढ़ जाती है, उसको नैसर्गिक क्षमता उस नैसर्गिक क्षमता को कहते हैं हम प्रजनन क्षमता कहते हैं, समझ में आ गया? और इसे आर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल आर के द्वारा। यहाँ पे प्रजनन क्षमता या नैसर्गिक जो क्षमता है, उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आर के द्वारा लिख रहा हूँ, नैसर्गिक क्षमता। ये ग्राफ में आएगा इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा-सा अलग बता रहा हूँ, ठीक है? ये समझ में आ गया इतना? ये कब होगा? जब जीवित संसाधन जो है किसी सजीव के संसाधन है वो असीमित मात्रा में, असीमित का मतलब कोई सीमा नहीं है उसकी, अनिश्चित बल बढ़ते जाएँगे, इतने उपलब्ध है। वो कितने ही खा ले, कितने भोजन कर ले, भोजन कभी समाप्ति नहीं होगी, कितने पानी पी ले, पानी समाप्त नहीं हो, इस प्रकार से। किसी भी प्रकार से किसी भी मौसम के अंदर आंधी, हवा, बारिश, सर्दी, गर्मी सभी वातावरण से लड़ने के लिए उसके पास सारे उपयुक्त संसाधन हैं। वो भी असीमित है, कभी खत्म नहीं होंगे। तो सीधी-सी बात है, संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। तो इस प्रकार से क्या होगा उसके अंदर? इस प्रकार से वृद्धि होगी। अब ये कह रहा है किसी अन्य आकार की एक समष्टि में, अब अन्य आकार मैं बता चुका हूँ, समष्टि घनत्व है, समष्टि की संख्या है, अन्य से दर्शाते हैं उसको। अब किसी अन्य आकार की समष्टि में जन्म दर को हम कैसे लिखते हैं? बी से लिखते हैं। तो जन्म दर को भी यहाँ पे क्या लिखा है? बी से लिखा गया है और मृत्यु दर को डी से लिखा गया है। मृत्यु दर को डी के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो इकाई समय में उसकी जो वृद्धि होगी वो dt सॉरी dn अपॉन dt होगी या नहीं होगी? ये कह रहा है dn अपॉन dt। 1 मिनट डी नहीं होगा शायद। हाँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये लॉग लिया गया है। और Rn यानी उस क्षेत्र के अंदर समष्टि घनत्व है, वो नैसर्गिक क्षमता के अनुसार, R का मतलब क्या है? नैसर्गिक क्षमता के अनुसार होगा, अनियमित रूप से होगा। इस दौरान अन्य वृद्धि जो होते हैं कमी निम्नलिखित होगी, कमी या वृद्धि जो होती है इस प्रकार से दर्शाई जाएगी। समझ में आ गया? ये दोबारा सुनिए, ज्यामितीय चरघातांकी की जो वृद्धि होती है, ज्यामितीय चरघातांकी समझ में आ गया होगा पूरा? बिना रुकावट के वृद्धि होती है, उस प्रकार की वृद्धि को क्या कहते हैं? ज्यामितीय वृद्धि कहते हैं। यहाँ पे देखो, वृद्धि होना यहाँ पे शुरू होती है। अब मान लीजिए यहाँ पे समष्टि घनत्व को मैं n से लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये n है। ये क्या है? इस प्रकार से n लिखा गया मैंने। तो समष्टि घनत्व को दर्शा रहे हैं, यानी संख्या को कब बढ़ेगी, और ये समय को दर्शा रहे हैं। इसको क्या करते हैं हम? समय से लिखते हैं, ये समय है। ये अन का मतलब समझ गए आप, समष्टि घनत्व है। अब ये क्या कर रहा है, जब-जब आगे बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, यहाँ से शुरू हुआ 0 से 1, 2, 3, 4, 5 साल इस प्रकार से समय जा रहा है। जैसे-जैसे समय जाता है, पहले तो यहाँ पे क्या है क्षमता, कोई जीव है उसके अंदर जो वृद्धि हो रही है जनसंख्या में धीरे-धीरे हो रही है। लेकिन जैसे उसको असीमित संसाधन मिलते हैं, असीमित संसाधन मैंने बता दिए सारे के सारे, तो उसके अंदर चरघातांकीय वृद्धि होगी, अचानक वृद्धि हो जाएगी पूरी-पूरी। तो यहाँ पे देखो जैसे मान लीजिए ए जो है वो इतना क्षेत्र है, इससे आगे ए क्षेत्र है, तो यहाँ पे एक निश्चित समय में जो है वो वृद्धि हुई मात्र 100 या 200 जीवों की। लेकिन अचानक यहाँ से ये 100, 200, 400, 500 और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1500। अब आप क्या देख रहे हो? इसमें ये देखो कि यहाँ तक तो केवल और केवल वृद्धि थी इस क्षेत्र के अंदर, ये जो क्षेत्र है, यहाँ तक वृद्धि थी केवल 100 थे। लेकिन जैसे उसे असीमित संसाधन मिले, यहाँ पे आके क्या हुआ उसे असीमित संसाधन मिल चुके हैं सारे, अबाध रूप से। क्या वो सारे संसाधन मिल गए? असीमित संसाधन मिले, तो ये अचानक वृद्धि करेंगे। अचानक वृद्धि करेंगे, नहीं करेंगे? अचानक वृद्धि करेंगे तो ये देखो अचानक 1 साल के अंदर, हो सकता है ये 1 साल हो, ये 2 साल हो और ये 3 साल हो। यहाँ पे देखो 2 साल और 1-2 महीने के बीच में मतलब अचानक थोड़े ही समय के अंदर उसकी वृद्धि इतनी बढ़ गई, अचानक कितनी हो गई उसकी संख्या 1500 हो गई। यानी बढ़ी या नहीं बढ़ी? तो इस प्रकार की जो वृद्धि हो रही है, अचानक वृद्धि हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं? चरघातांकीय वृद्धि कहते हैं। इतना समझ में आ गया? और ये निश्चित समय के अंदर हो रही है। इसको किससे दर्शाते हैं हम? dn अपॉन dt से दर्शाते हैं। बराबर r समझ में आ गया? ये सूत्र है, इसके द्वारा यहाँ पे दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे ये थोड़ा-सा और है कि dn अपॉन dt किस प्रकार से आता है, तो b माइनस e है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? यहाँ पे देखिए, यहाँ प्राकृतिक आर जो है नैसर्गिक दर कहलाती है। ये पहले बता चुका हूँ मैं, नैसर्गिक दर क्या होती है? आर यानी प्राकृतिक प्रजनन करने की जो क्षमता होती है। अब ये जो क्षमता है वो अलग-अलग जीवों की अलग-अलग होती है। ठीक है? यहाँ पे मानव के लिए अलग है, चूहे के लिए अलग है और अट्टाभृंग जो कीट होता है उसके लिए अलग दी गई है। ये चूहे के लिए जो है वो 0.05 15% दी गई है। ये याद कर लेना, ज़्यादा समझाने और लिखने वाली बात नहीं है, तो मैं समय खराब नहीं करूँगा। आगे देखिए, अट्टाभृंग के लिए 0.12 है
और मानव के लिए जो 0.0205 है। ये याद कर लेना, कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में या रेगिस्तान में पूछ ली जाती है। तो थोड़े से याद कर लेना, देख लेना, ये नैसर्गिक क्षमता है। उम्मीद है आर अर्थात प्राकृतिक जनन क्षमता जो होती है, नैसर्गिक क्षमता इसे कहते हैं, वो समझ में आ गई परिभाषा। और जब आर होती है, जो कब होती है, जब निश्चित संसाधन हो, असीमित संसाधन हो, और जब असंसाधन की उपस्थिति में जो आर की इन नैसर्गिक क्षमता के द्वारा जो जनन किया जाता है, उसके अंदर जो वृद्धि होती है, उसे हम कहते हैं चरघातांकीय वृद्धि या ज्यामितीय वृद्धि। इसको इस मॉडल के द्वारा दर्शाया जाता है। इस ग्राफ को हम कहते हैं चरघातांकीय ज्यामितीय ग्राफ। और क्या है इसके अंदर, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है, ये किस प्रकार से, इसको समझिए पूरा पहले। इस ग्राफ के अंदर 2 अवस्थाएँ होती है। एक होती है ए अवस्था, इस अवस्था को बोला जाता है लेग अवस्था। ये नोट्स के अंदर लिखा है मैंने, ए अवस्था है, इसको बोला जाता है लेग अवस्था। और यहाँ पे दूसरी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये रोकने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ तक का मान लो, इसको बोलते हैं बी अवस्था। और ये जो लेग अवस्था है, बी है, इसको बोलते हैं घातांकी अवस्था। समझ में आ गया? घातांकी अवस्था। दोबारा देखिए, ये ए जो है वो है लेग अवस्था और बी है वो घातांकी अवस्था। अब दोनों ग्राफ में देखिए क्या दर्शाता है, मैंने पूरा समझाया पहले ही। भी यहाँ से यहाँ तक, ए तक जो वृद्धि हो रही है वो क्या धीमी-धीमी हो रही है। तो चरघातांकीय वृद्धि के अंदर जो लेग अवस्था है, इसके अंदर क्या होगी, धीमी वृद्धि होगी। यानी किसी जीव है, उस जीव के अंदर समष्टि क्या है, उस समष्टि के अंदर जो वृद्धि होगी वो धीमी वृद्धि होगी। और बी अवस्था में देखो, बी अवस्था यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक ही जाती है, लेकिन वृद्धि कितनी अचानक हुई, तेज गति से। तो बी अवस्था है वो घातांकी अवस्था इसीलिए कहलाती है। यहाँ पे देखो घातांकी, चरघातांकी मतलब क्या है, अचानक होने वाली वृद्धि। घातांकी अवस्था, इस अवस्था के अंदर जो वृद्धि हो रही है वो क्या हो रही है, तेजी से हो रही है, अचानक हो रही है। देखो इसकी थ्योरी में थोड़ा सा देखो, लेग फेज है, पहला लेग फेज, इसको कहते हैं लेग अवस्था। इस अवस्था में वृद्धि की दर है वो धीमी या नगण्य होती है। यह अनुकूलन की अवस्था अनुकूलन अवस्था की परिचायक है। मतलब इसमें क्या करे कोई जीव है, वो प्रकृति के अनुसार रहने के लिए अपने आप को स्थापित करे, इसको अनुकूलन बोलते हैं। तो समझ में आ गया, ये पहले लेग अवस्था, इसमें जो है वृद्धि है वो धीमी वृद्धि होती है। इसके बाद दूसरी है घातांकी एक्सपोनेंशियल फेज। यह वृद्धि जो होती है वो तीव्र अवस्था में होती है और यह तब तक अबाध रूप से जारी रहती है जब तक संसाधनों की आपूर्ति पर्याप्त रूप से होती रहती है। और बरसात के दिनों में अनेक प्रकार के जो कीट होते हैं, इन वृद्धि के अंदर आपने इनकी जो वृद्धि होती है वो आपने देखी होगी। मतलब एक और बात होती है, ये कब तक रहती है जारी? जब तक रहती है जब तक इनके अंदर या इन जीवों को संसाधन मिलते रहे असीमित रूप से। जब तक संसाधन समाप्त नहीं हो जाए, तब तक ये वृद्धि होती रहेगी। अब बरसात के दिनों में जो बारिश होती है, आपने जो कीट है वो देखे होंगे, उन कीटों में क्या होता है, इस प्रकार से वृद्धि होती है। इसीलिए जब हम देखते हैं, जब बारिश होती है उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन जो अचानक क्या होते हैं, कीट ही कीट होते हैं चारों ओर, चारों ओर। बहुत सारे कीट हो जाते हैं, होते हैं नहीं होते? अब वो खाने में नहीं खाने देते, पढ़ने में नहीं देते। वो जब भी आप लाइट ऑन करते हो नाइट के समय, बहुत ज़्यादा कीट होते हैं नहीं होते चारों ओर। छोटे-छोटे फिटकले बोलते हैं अपनी भाषा में, बागड़ी भाषा में से। वो आ जाते हैं, कहाँ से आते हैं वो? उनके अंदर इस प्रकार से क्या होती है, चरघातन की वृद्धि होती है, एक ही दिन में। ये देखो थोड़ा-सा समय, इतना समय, वो इतना समय 2-3 दिन का ही होता है। जिसमें क्या होता है, बारिश होती है, उनको सारे संसाधन मिल जाते हैं और अचानक रूप से नैसर्गिक दर की यानी प्रजनन क्षमता के आधार पर वो क्या करते हैं, जनन करते हैं और इस प्रकार से उसके अंदर जो जनन करने की क्षमता है वो बढ़ती है और बहुत ज़्यादा संख्या में क्या होते हैं, कीट होते हैं, वो घातांकीय अवस्था के अंदर जन्म लेके अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं। इसको बोलते हैं चरघातांकीय वृद्धि या वृद्धि मॉडल, ज्यामितीय वृद्धि मॉडल बोलते हैं। उम्मीद है ये सारा समझ में आ गया होगा। इसी ग्राफ में केवल ये सूत्र यहाँ पे ऐड किया गया और कुछ भी नहीं है। dn/dt r लिखा गया है, ठीक है? किस प्रकार से आता है पूरा मैंने पहले ही बता दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक पूरा समझ में आ गया। ये कौन-सा है? वृद्धि मॉडल है। दूसरा कौन-सा रह गया? लॉजिस्टिक सिग्मोइड वृद्धि मॉडल। ठीक है? इतना समझ में आ गया होगा पहले, उम्मीद करता हूँ। हाँ, आगे ध्यान दीजिए। उम्मीद है ये पहला पूरा आपको समझ में आ गया होगा। वृद्धि मॉडल कंप्लीट समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने इतना समझाया, बस ये ग्राफ किस प्रकार से बनता है और वृद्धि मॉडल का मतलब क्या है, ग्राफ के रूप में दर्शाना, किस प्रकार से दर्शाते हैं, ये पूरा कंप्लीट हमने पढ़ लिया। अब ये बताइए, क्या जो कीट होते हैं, फिटकले वाली भाषा में बोलते हैं, बारिश के दिनों में जो उगते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाते हैं, उनके अंदर चरघातांकी वृद्धि होती है, क्या लगातार रूप से जारी रहती है क्या? नहीं रहती। अगर इस प्रकार से 2 दिनों में इतनी संख्या हो जाती है, मान लीजिए उसके लगातार रूप से उनकी वृद्धि होती रहे, तो क्या होगा? कीट ही कीट हो जाएँगे चारों पास, हमें सोने ही नहीं देंगे। सो रहे हैं कीट, बेड पे कीट, खाना खा रहे हैं थाली में कीट, रोटी है इतनी, कीट है इतनी। मतलब इस प्रकार से हो जाएँगे ना, पैर रखने की जगह नहीं रहेगी। हवा में साँस ले रहे हैं, कीट ही कीट जा रहे हैं अंदर, बाहर निकाल रहे हैं कीट ही कीट, ऐसा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? उसी प्रकार किसी भी जाति के अंदर इस प्रकार से असीमित वृद्धि नहीं हो सकती। तो उसके अंदर क्या होता है, कभी न कभी संसाधन की कमी आती है। हर संसाधन जो होता है लिमिट होता है। अब उन संसाधनों में कमी होने के कारण क्या होता है, उनमें जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है या मर जाते हैं वो कीट। आप देखते हैं बारिश के 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद
जैसे वो किट आ रहे हैं, 2 दिन तो संख्या रहती है उनकी, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे वो सारे किट समाप्त हो जाते हैं अपने आप। क्यों? क्योंकि उनको जो संसाधन मिलने थे वो कम हो गए। अब कम हो रहे हैं ना, संसाधन की जो लिमिट क्षमता होती है उसको बोलते हैं हम धारण क्षमता, कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं इसको, समझ में आ गया? कोई भी जीव है इसके अंदर क्या होगा कि चरघातांकी वृद्धि लगातार रूप से जारी नहीं रहती है। ये कब तक जारी रहती है? जब तक कोई वो जीव होता है उसकी धारण क्षमता कंप्लीट ना हो जाए। अब यहाँ पे एक नया शब्द आया धारण क्षमता, धारण क्षमता। इसको हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। हाँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं? धारण क्षमता को बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। अब ये क्या होती है? धारण क्षमता क्या होती है? असीमित संसाधन तो हमने पढ़ लिए, लॉजिस्टिक वृद्धि पढ़ ली, चरघातांकी वृद्धि पढ़ ली, सीमित है, समझ में आ गई। तो धारण क्षमता क्या होती है? अब धारण क्षमता वह होती है कि किसी भी प्रकृति के अंदर, जो प्रकृति है किसी जीव को, जाति को क्या कर रही है? संसाधन जो है वो लिमिट मात्रा में दे रही है। मान रहे आइए और खाइए संसाधनों को, जीवित रहिए, प्रकृति कह रही है। लेकिन वो अति दोहन करने लग जाए, लिमिट से ज़्यादा खाने लग जाए उनको, तो क्या होगा? उनको प्रकृति क्या कर देगी? एक सीमा लगा देगी, रोक लगा देगी उनको। अब कहेगी प्रकृति अब इससे ज़्यादा तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। तो रोक जो लगा रही है, उसको प्रकृति एक सीमा लगा रही है, उसको बोला जाता है धारण क्षमता। अर्थात कैसे लिखते हैं इसको? कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं इसको, ठीक है? धारण क्षमता मतलब अब प्रकृति कहेगी नहीं, अब मेरे पास कुछ नहीं है, अब तू जा। और वो संसाधन की कमी के कारण क्या हो जाती है? उसके अंदर कमी आ जाती है। इसको एक और उदाहरण से समझो, जैसे हमारे घरों में क्या होता है? रिश्तेदार आते हैं। जब रिश्तेदार आ रहे हैं, जब रिश्तेदार आए, तो हम क्या करें? पहले दिन क्या करते हैं? उसको अच्छे-अच्छे पकवान खिलाते हैं। जो भी रिश्तेदार है, जैसे मान लो बटाऊ गया सासरे, सासरे जानते हो? ससुराल गया, जाने के बाद क्या होता है? उसको अच्छे-अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं। बहुत अच्छे पकवान खिलाए, पहले दिन रसगुल्ला, जलेबी, खीर-पूरी और कुछ 3-4 मिठाइयाँ भी लाई और मटर पनीर की सब्ज़ी बना ली। बहुत अच्छे-अच्छे आपने क्या किए? पकवान खिलाए। दूसरे दिन बटाऊ तो हालेगा नहीं बटाऊ मतलब वो अपने ससुराल ही फिर बैठा रहा। और जब दूसरे दिन वहाँ पे रहता है तो अपने दोस्त को और फ़ोन कर लेता है। मतलब आप क्या कर रहे थे? उसकी केयर कर रहे थे, कैपेसिटी। आप उसको क्या कर रहे हैं? पूरा खाना दे रहे हैं। वो दूसरे दिन आओ और फिर दोस्तों को बुला लेता है, 4-5 दोस्तों को बुलाता है और फिर वहाँ पे रहता है। तो आप क्या कर रहे हो? उसे दूसरे दिन फिर भी इस प्रकार से आपने क्या किया? चरघातांकी रूप से उसके मतलब लगातार रूप से उसको क्या खाना दिया। चरघातांकी रूप से वो वृद्धि करेगा वृद्धि करेगा मतलब अपने दोस्तों को और बुला लेगा वो। तीसरे दिन और दोस्त आ गए, 5-7 दोस्त और आ गए। टोटल 10-15 जने हो गए और 3 दिन 4 दिन तो आपने उसकी केयर की। केयर किया, आपने खाना खिलाया, मटर पनीर खिलाया, लेकिन आप मटर पनीर कब तक खिलाओगे? 3 दिन उनको खाना खिलाया, दोस्तों को खाना खिलाया, मटर पनीर खिलाया, अच्छी-अच्छी सब्ज़ी खिलाई, लेकिन बाद में क्या होगा? वो लगातार हिल ही नहीं रहे, ससुराल में बैठा है। ज्वाइँ जी तो घर में बस ससुराल में बैठे, जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अब लगातार रूप से वो दोस्तों को बुलाया जा रहा है, उनके अंदर क्या हो रही है? चरघातांकी वृद्धि हो रही है, ठीक है? आपने क्या देखा अभी वो तो नहीं जाएँगे, वो रसोई है वो भी खाली हो चुकी है, मटर पनीर लाए कहाँ से? तो आप अब आप क्या कर रहे हो? उसके ऊपर एक सीमा लगा दोगे, धारण क्षमता, यानी अब आप कहोगे जाइए ससुराल से, अब अपने घर जाइए, अब हमारे पास कुछ ही नहीं है आपको देने के लिए। तो मतलब कभी तो आप कहोगे ना, "जमाई जी अपने घर जाओ।" तो उसी प्रकार ये क्या कर रहे हैं, प्रकृति के अंदर क्या रहे हैं, उम, चरघातांकी के रूप से वृद्धि करते हैं कोई जाति, तो उसके एक सीमा के बाद में क्या किया जाता है, प्रकृति एक रोक लगा देती है, भई अब तेरे को भोजन नहीं मिलेगा, अब इससे ज़्यादा भोजन नहीं मिलेगा। अब वो जो रोक लगाती है ना, उसको हम बोलते हैं धारण क्षमता, समझ में? आपकी धारण क्षमता उस ब बटाऊ के प्रति समाप्त हो चुकी है, मतलब अब और उसको खाना नहीं दे सकते आप, अब उसको भोजन नहीं दे सकते। अब ये कहेंगे या तो तू जा या कहीं मर, मतलब हालाँकि हम अपने घरों में नहीं कहते लेकिन प्रकृति उन्हें कह देगी, प्रकृति जीवों को कहेगी जा, अब तेरे को और खाना नहीं देंगे। तो उस कंडीशन में को हम कहते हैं धारण क्षमता या कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं, समझ में आ गया? अब होता क्या है कि जो प्रजाति है वो उस सीमा तक लगातार रूप से क्या करती है, वृद्धि करती रहती है। हम बात दूसरा पढ़ रहे हैं लॉजिस्टिक या सिग्मोइड वक्र वृद्धि मॉडल। ये कह रहा है एक सीमा तक क्या करते हैं, वृद्धि करते रहते हैं, लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद उनकी जो धारण क्षमता जिसे बोलते हैं वहाँ तक आने के बाद वो वृद्धि होती है, वो रुक जाती है। पता चल गया क्यों रुक जाती है? क्योंकि प्रकृति क्या करे ऐसे अनियमित रूप से अगर खाएँगे तो हो सकता है कि एक जाति बढ़ती जाए, अन्य जातियों को कुछ मिले ही ना, ठीक है? वो एक जवाई जी खाएँगे, अब जो नाना आएँगे वो नहीं खाएँगे और जो है रिश्तेदार वो नहीं खा पाएँगे या खुद घरवाले भूखे रह जाएँगे। तो प्रकृति को नुकसान है या नहीं है? उसी प्रकार इनमें जो ग्राफ बनता है या वृद्धि जो होती है वो धारण क्षमता तक होती है। अब जब ये जो ग्राफ दर्शाया जाता है, इस वृद्धि को इससे आगे का जो ग्राफ दर्शाया जाता है, वो अस आकार का ग्राफ बनता है। इसीलिए इसको अस सिग्मॉइड वृद्धि मॉडल या लॉजिस्टिक वृद्धि मॉडल कहते हैं। देखो इस प्रकार से ये ग्राफ बनेगा। ये पहले क्या हुई, इसके अंदर इस प्रकार से वृद्धि होना शुरू होती है और उसके बाद इसके अंदर थोड़ी-सी और वृद्धि हो जाती है। ये है ए, बी और फिर वृद्धि धीरे-धीरे कम हो जाती है। यानी आपने यहाँ तक इसको बट आए ब ससुराल में तो कोई बात नहीं अच्छी मतलब केयर की उसकी। बी स्थान पर क्या हुई, उसको अच्छे से आप क्या करें खाना खिला रहे हो। लेकिन सी स्थान पर क्या हुआ उसके दोस्त और आ गए। जैसे दोस्त आए यानी रसोई में रस ना कम होने लगा,
तो धीरे-धीरे क्या होगा, कम होने लगा और उसके बाद एक समय आएगा, यहाँ तक कि इस सीमा को मैं बोल रहा हूँ, ये एक टाइम आएगा, इस टाइम के आने के बाद यहाँ पे वृद्धि बिल्कुल रुक जाएगी। यानी आप कहोगे बिल्कुल ताला लगा दो रसोई में, अब मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आप जाओ, ठीक है? तो ये जो यहाँ तक जो सीमा लग रही है, एक सीमा का लग रही है, उसको बोलते हैं हम धारण क्षमता, इसको बोलते हैं कैपेसिटी से यहाँ पे कैसे लिखते हैं इसको कैरिंग कैपेसिटी। ये यहाँ तक वृद्धि होगी, इसके बाद वृद्धि नहीं होगी। तब यहाँ देखो वृद्धि मॉडल ऐसा प्रकार का प्राप्त हो रहा है, नहीं हो रहा। इसके अंदर जो अवस्थाएँ होती है, वो 4 प्रकार की अवस्थाएँ होती है। जो पहली अवस्था है वो है लेग प्रावस्था। देखो इसके अंदर इसको ए है, इस ग्राफ में अवस्था है वो पहली है ए लेग प्रावस्था। और यहाँ पे जो दूसरी आपको दिखाई दे रही है वो है त्वरण प्रावस्था। त्वरण प्रावस्था। इसके बाद सी आपको यहाँ पे ए, बी 2 दिखाई दे रही है। पहली लेग प्रावस्था है उसके अंदर क्या हो रहा है धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है। बी के अंदर क्या हो रहा है त्वरण प्रावस्था है इसके अंदर क्या है वृद्धि जो होती है वो तेजी से दिखाई दे रही है आपको। इसके बाद सी वाला जगह है वो देखिए इसके अंदर जो वृद्धि होती है धीरे-धीरे कम होने लग जाती है। यहाँ से कम हो रही है, कम को बोलते हैं हम मंथन। क्या बोलते हैं कम को? मंथन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी मंदन गति या मंदन त्वरण, ठीक है? तो ये हो जाएगा मंदन। मंदन प्रावस्था बोल सकते हैं इसको, मंदन अवस्था। और एक समय आएगा डी, ये जो चौथी अवस्था है ये डी है। यहाँ पे आके आप देख रहे हो धारण क्षमता है, यहाँ पे आके पूरी तरह से जो वृद्धि है रुक जाती है यानी खाना समाप्त हो जाता है, इसको बोलते हैं स्थिर परावस्था। इसे हम क्या कहते हैं? स्थिर परावस्था कहते हैं। अब इसके अंदर क्या दर्शाया जा रहा है आप देखो, वही सेम कंडीशन है, इधर जो दर्शाया जाएगा वो अन से, अन का मतलब क्या है कोई भी समष्टि की संख्या है और इधर से है इसको समय से दर्शाया जाएगा टी से, यानी समष्टि के अंदर संख्या है वो कब बढ़ेगी, कितने समय में बढ़ेगी, इसको दर्शाई जा रही है। अब ये जो धारण क्षमता के आधार पर है, दूसरी असिग्मोइड वक्र है वो इस प्रकार से बनेगा। इसमें क्या होता है पहली अवस्था देखिए लेग प्रावस्था इसमें जीव अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूल स्थापित करता है। जो भी रिश्तेदार उनको बुलाया जा रहा है मान लीजिए उसमें जो जीव है उनको समष्टि है उसको वातावरण क्या कर रहा है खाना भोजन जो है वो दे रहा है सही तरीके से। अब दूसरी है तवर्ण प्रावस्था। इस प्रावस्था के अंदर क्या होता है कि भोजन मिलने के कारण उनके अंदर आसानी से तेजी से वृद्धि होने लग जाती है, ठीक है? और तीसरी अवस्था है मंथन प्रावस्था। इस प्रावस्था में क्या है पर्यावरण प्रतिरोध उत्पन्न होंगे और प्रतिरोध उत्पन्न होंगे जिससे क्या होगा भोजन की कमी आएगी और कमी आने से ये जो धीरे-धीरे कम होने लगता है यानी ये मान लो शीत यहाँ तक है। उसके अंदर क्या हो जाए पूरी धीरे-धीरे क्या आएगी कमी आएगी। जैसे कमी आती है और उसके बाद एक कैपेसिटी यहाँ पे ये क्या है दर्शा दिया मैंने पहले, ये लाइन है कि यहाँ तक आते-आते यानी पूरी तरह से भोजन समाप्त हो गया, यहाँ पे जाती है वृद्धि नहीं कर पाई, उसके बाद कमी हो जाएगी या इतनी मात्रा में आगे चलेगी, आगे कम होने लग जाएगी, इसको बोलते हैं हम स्थिर प्रावस्था बोलते हैं। देखो स्थिर प्रावस्था में क्या लिखा है अंत में जन्म दर और मृत्यु दर समान हो जाने से वृद्धि शून्य हो जाती है, यानी वृद्धि न के बराबर होगी और यह पर्यावरण की धारण क्षमता पर पहुँचने के बाद होती है। समझ में आएगा ये रख के ये पर्यावरण की धारण धारण क्षमता है। यहाँ तक पहुँचने के बाद ही क्या होता है ये वृद्धि होती है, यानी ये अवस्था आती है। यहाँ से इसके बाद वो आगे नहीं बढ़ेगी, या तो कमी आएगी या नियमित रूप से आगे क्या रहे चलती रहेगी। इस प्रकार से समष्टि वृद्धि को बेरहुस्ट परल लॉजिस्टिक वृद्धि कहते हैं। यानी ये वैज्ञानिक का नाम है, इसने खोज की थी, इसके आधार पर इसको रख दिया तथा इसे निम्न समीकरण के द्वारा दर्शाया जा सकता है। अब यहाँ पे जो समीकरण दी गई है तो dn अपॉन dt तो वही है, dn अपॉन dt अर्थात है किसी भी समष्टि की जो जनसंख्या है उसकी गणना जब हम करेंगे आर अन वो भी सेम है पीछे वाला। ये क्यों है क्योंकि यहाँ तक तो सेम ही है ना, चर घातांकी वृद्धि हो रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद नैसर्गिक ये जन्म दर है मृत्यु दर है आर का क्या दर्शा रहा है ये नैसर्गिक प्रजनन क्षमता को दर्शा रहा है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसके बाद आगे यहाँ पे ग्राफ रुक रहा है, यहाँ पे रुक नहीं रहा था इतना दर्शाया था, यहाँ पे क्या ग्राफ रुक रहा है और क्यों रुका क्योंकि उस क्षेत्र के अंदर के माइनस वन अपॉन के मतलब के का मतलब क्या है यहाँ पे धारण क्षमता आ गई। अब वो समष्टि क्या करेगी एक धारण क्षमता के ऊपर आके रुक जाएगी, उससे ज्यादा वो वृद्धि नहीं कर पाएगी। तो ये इस ग्राफ के अंदर दर्शाया गया दोनों जो मैंने नोट्स के अंदर दिया है, ठीक है? ये दोनों दर्शा रहे हैं। अब थोड़ा-सा ध्यान देने योग्य बात ये है, ये जो दोनों चित्र है एनसीईआरटी के अंदर जो चित्र है वो दोनों एक साथ दिए गए हैं, अलग नहीं दिए गए। नोट्स में मैंने वो एनसीईआरटी वाला चित्र नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा, वो एक साथ है। हालाँकि ये थोड़ा-सा ध्यान लगाया आपने तो समझ में आ जाएगा पूरा, एक साथ वाला भी समझ में आ जाएगा। देखोगे तो आप ये सूत्र दोनों एक साथ दर्शाए दिए गए। ये ग्राफ ये भी अलग से दर्शाया है और लॉजिस्ट ग्राफ है वो भी इसके साथ ही दर्शा दिया गया है। इसलिए थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग वाला वो चित्र है, लेकिन इतना कन्फ्यूजन नहीं है कि भी समझ में भी ना आए। अगर इन दोनों को समझा सही तरीके से तो वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है? और नोट्स में मैंने थोड़ा अलग बनाया है, दोनों को अलग-अलग इसी आधार पर जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऐसा ही बनाया है, अलग-अलग परिभाषा में, इसको अलग परिभाषा में, इसकी चारों अवस्थाएँ इनकी परिभाषा भी लिखी है मैंने, कौन-सी अवस्था क्या दर्शाती है और इसकी भी जो 2 परावस्था थी उनको भी मैंने दर्शाया है, चरघातांकी क्या दर्शाती है और त्वरण वो जो
लेग अवस्था है वो क्या दर्शाती है, इसको भी मैंने अलग से दर्शाया है। समझ में आ गया इतना? ये पूरा समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीवन वृत्त विभिन्नता। अब आज इतना ही हो पाएगा क्योंकि फिर टाइम हो गया। मैंने सोचा था ये 2 लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर देंगे, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है अभी 2 लेक्चर और लगेंगे। टोटल 4 वीडियो बनानी पड़ेंगी, 4 वीडियो में ये कंप्लीट होगा। तो अब समय क निकाल नहीं पाता हूँ, सॉरी, नहीं निकल पा रहा है, थोड़ा ही निकल पा रहा है। लेकिन जैसे भी मैं कोशिश करूँगा अभी एग्ज़ाम से पहले-पहले सारे कर दूँ, कम से कम इस जनवरी माह में। क्योंकि फरवरी में तो एग्ज़ाम शुरू ही है, 12 दिन आपको वैसे भी चाहिए ना, 12 तारीख, 13 तारीख के बाद एग्ज़ाम है। तो 10-12 तो रिवीज़न के लिए भी चाहिए। उम्मीद है जितने हो गए एक बार पीछे वो कवर कीजिए, जो टॉपिक नहीं समझ में आए, तो वो ही देखिए आप। ज़्यादा टाइम खराब मत कीजिए। हाँ, अगर कोई आपको टॉपिक लग रहा है वो नहीं समझ में आ रहा है, जैसे ये ग्राफ है थोड़ा-सा हार्ड है, जो सूत्र था वो हार्ड था, तो इसको आप समझिए स्लो स्पीड में, बाकी दोगुना स्पीड से देख लीजिए। और उसके बाद वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं है, अगर आपको तैयारी करनी है तो समझ में आए टॉपिक, जैसे उससे पहले वाला है और इससे पहले वाला जो टॉपिक आपको समझ में आया है, तो वो मत देखिए आप। कोई ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा व्यू बढ़ाइए मेरे, टाइम दीजिए मुझे, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट, मुझे कुछ मतलब नहीं है, आपकी पढ़ाई ज़रूरी है, आप पढ़ाई कीजिए। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, उसको देखिए। और उसके बाद कमेंट कीजिए जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आए, तो उसका भी वीडियो मैं बनाऊँगा। चैप्टर बताइए, जैसे कल कमेंट आया था अभी छठे अध्याय के लिए, तो छठा अध्याय मैं बनाऊँगा। दोबारा पहले कोशिश ये करूँगा ये चारों कंप्लीट हो जाए जल्दी से। जो संक्रांत की छुट्टी है उन दिनों में 2 दिनों में बनाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद लगभग 25 जनवरी तक ही छठे अध्याय तक पहुँचे, क्योंकि ये कंप्लीट करने है पहले। आज 11वाँ है, 1-2 लेक्चर और लगेंगी। संडे को रिकॉर्ड कर पाता हूँ मैं, और फिर 2 दिन और लग जाएँगे उसमें। तो 12 और 13 2 चैप्टर वो है। तो लगभग 25 तारीख के बाद छठा अध्याय मैं अपलोड करूँगा, तो 25 से 30 के बीच में कोशिश करूँगा। पहले कन्फर्म नहीं है, भविष्य काल्पनिक है। सिर्फ़ हम स्कीम कर सकते हैं, प्लानिंग। तो भविष्य का तो पता नहीं, ध्यान रखना। बाय।